रिया और प्रिया दोनों जुड़वा बहनें थीं। वो अपनी दादी के साथ एक छोटे से कमरे में रहती थी। रिया और प्रिया के पिता एक बार जब काम पर गए तो वापस घर लौटे ही नहीं और माँ गरीबी और बीमारी के कारण कुछ साल पहले चल बसी। उसके बाद से रिया प्रिया की दादी ने ही उन दोनों की परवरिश की जिम्मेदारी संभाल ली। माँ, मैं बोल रहा हूँ कि कब तक तुम इन दोनों की जिम्मेदारी संभालोगी? तुम्हारी भी उम्र हो चली है। ये सही कह रहे हैं माँ जी, तुम अब हमारे साथ रहो, आज ही हमारे साथ चलो। ठीक है, मैं साथ चलने को तैयार हूँ, पर रिया और प्रिया मेरे साथ रहेंगी। नहीं नहीं, उन दोनों को मैं नहीं रख सकती। माँ, तुम समझ नहीं रही हो, अभी तो दोनों छोटी हैं, आगे बड़ी होंगी तो इनकी शादी की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी। इन्हें इनकी माँ के घर भेज दो और अपना पीछा छुड़ाओ। बोल लिया तुम दोनों ने, अब मेरी सुनो। मैं अपनी पोतियों के बिना नहीं रहूंगी, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, उनके साथ इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप घर चलो और आज के बाद इनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें यहीं अपनी पोतियों के साथ गरीबी में रहने दो। जानकी के छोटा बेटा बहू वापस लौट जाते हैं। जानकी जानती थी कि रिया प्रिया का उसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए वो अपनी पोतियों को अपने प्यार से पाल पोस रही थी। वो अपनी पोतियों के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। वो उनकी बहुत देखभाल करती थी। जानकी रोजाना रामलाल नाम के एक ढाबे वाले के यहाँ तवा रोटी बनाने जाती थी। दिन के जो भी पैसे मिलते उनसे वो घर का खर्च चलाती। शायद दादी रामलाल चाचा के ढाबे पर ही होंगी। हाँ, लेकिन अब तो शाम हो गई है, अब तक तो वो लौट आती हैं। अभी तक नहीं लौटी, हमें ढाबे पर जाकर देखना चाहिए। दोनों बहनें ढाबे की ओर दौड़ पड़ी। ढाबे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि रामलाल उनकी दादी पर गुस्सा हो रहा है और दादी नीचे सिर झुकाए खड़ी हैं। अरे अम्मा, तुमने जली हुई रोटियां बना दी, बताओ, मेरा नुकसान कर दिया। अब सारे आटे की रोटियां दोबारा बनानी पड़ेंगी। ग्राहक बहुत गुस्सा कर रहे हैं। अब तुम जली हुई रोटियां बनाने लगी हो, ऐसे में मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूंगा। रामलाल बेटा, उम्र के साथ अब दिखाई नहीं देता, आंखें कमजोर हो गई हैं। ऐसे तुम काम से निकाल दोगे तो इतनी जल्दी मुझे दूसरा काम कैसे मिलेगा? अरे तो मैं तुम्हारे ऊपर एहसान थोड़ी करूंगा, मुझे भी अपनी दुकान चलानी है। अगर ऐसी जली हुई रोटियां खिलाता रहा ग्राहकों को तो एक दिन मेरे ढाबे पर ही ताला लग जाएगा। अपना हिसाब करो और जाओ यहाँ से। रिया और प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि उनकी दादी कितनी थकी हुई और परेशान थी। उन्होंने उस समय अपनी दादी को कुछ नहीं कहा, पर जब उनकी दादी घर आई तो वो अपनी दादी के पास गई। दादी, हमने आपकी और रामलाल चाचा की सारी बातें सुन ली हैं। आप चिंता मत करो दादी, आपको अब रामलाल चाचा के ढाबे पर रोटियां बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने और प्रिया ने सोच लिया है कि हम अपना खुद का ढाबा खोलेंगे। बस आप हमें खाना बनाने में मदद करना, बाकी सब मैं और प्रिया संभाल लेंगे। हाँ दादी, अभी शुरुआत में हम थोड़े से शुरू करेंगे, क्या पता हमारा ढाबा अच्छा चल जाए, क्योंकि आपके हाथों में जादू है और हम जानते हैं आपके हाथों का खाना एक बार खाकर ग्राहक दोबारा जरूर आएंगे। जीती रहो मेरी बच्चियों, तुम्हारी इस हिम्मत से मेरे में भी हौसला जागा है, पर हम ढाबा खोलने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? दादी आप चिंता मत करो, मैं और रिया ने गुल्लक में बहुत सारे पैसे जोड़े हुए हैं। आप हमें जो स्कूल में चीज खरीदने के लिए पैसे देते थे ना, वो हम गुल्लक में डाल देते थे। मैं अभी वो गुल्लक लेकर आती हूँ दादी। जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखती है उसकी दोनों पोतियां कितनी सयानी हैं। उन्होंने गुल्लक में बहुत सारे पैसे जोड़े हुए थे। जानकी के पास भी थोड़े पैसे जुड़े हुए थे। बस उसने अपनी पोतियों के साथ मिलकर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। रिया और प्रिया दोनों अपनी दादी के साथ ढाबे पर खाना बनाती थी। रिया और प्रिया दोनों ढाबे के खाने को थाली में पैक करके रेलवे स्टेशन, बस अड्डे आदि पर भी पहुंचाती थी। धीरे धीरे रिया और प्रिया दोनों जुड़वा बहनें शहर में मशहूर हो गई। एक शाम जब रिया और प्रिया रेलवे स्टेशन पर खाना देने पहुंची तो वहां उन्हें एक आदमी मिला। बेटा, मुझे भी खाने की थाली चाहिए थी। क्या तुम मुझे भी एक थाली लाकर दे सकती हो? मेरी ट्रेन अभी 2 घंटे बाद यहाँ से जाएगी। अंकल आप चलो, हमारा ढाबा पास में ही है, आप वहाँ आराम से खाना खा लेना। ठीक है बेटा, चलो मैं तुम दोनों के साथ चलता हूँ। कितनी प्यारी बच्चियां हो तुम दोनों। आदमी रिया और प्रिया से रास्ते भर बातें करने लगा। तुम दोनों को देखकर तो लगता ही नहीं है कि कौन रिया है और कौन प्रिया है। तुम दोनों बिल्कुल एक सी ही हो। अंकल सब हमें देखकर यही कहते हैं। अंकल आपकी भी बेटी है? मेरी बेटी? तभी ढाबा आ जाता है।
रिया और प्रिया उस आदमी को लेकर जैसे ही ढाबे पर पहुंचती हैं, जानकी और आदमी दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। निरंजन, तू? माँ, आप यहाँ इस शहर में? माँ? दादी अंकल आपको माँ क्यों कह रहे हैं? रिया, प्रिया, ये तुम्हारे पापा हैं। हमारे पापा? रिया और प्रिया मेरी बेटियां, मेरी वो दोनों जुड़वा बेटियां जिनसे मैं बिछड़ गया था। मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था? हमने तो तुझे बहुत ढूंढा। कमला भी तेरे जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ साल पहले वो दुनिया को छोड़कर इन दोनों बच्चियों को मेरे पास छोड़कर चली गई। माँ, वक्त और हालात ने मुझे आप सबसे दूर कर दिया। माँ, मैं अपनी याददाश्त भूल गया था। कितने दिन तो मुझे कुछ याद नहीं आया। बदमाशों ने मेरे सारे पैसे लूटकर मुझे घायल करके एक जंगल में फेंक दिया। उसके बाद कितने दिन हॉस्पिटल में रहा, पर मैं कुछ भी याद नहीं रख पाया। कुछ दिन पहले मेरी याददाश्त वापस आई। मैंने आप सबको शहर में बहुत ढूंढा, पर आप सब मुझे नहीं मिले। मैं गोविंद के पास भी गया, पर वहां ताला लगा हुआ था। मैं तो निराश हो चुका था कि आप लोग मुझे मिलोगे ही नहीं, पर आज भगवान ने मुझे मेरी बच्चियों से और मेरी माँ से मिला दिया। रिया और प्रिया की जिंदगी में उसके पिता का मिलना किसी अच्छी किस्मत से कम नहीं था। निरंजन को जब पता चलता है कि रिया और प्रिया जानकी के साथ मिलकर ढाबा चलाती हैं, तो वो उनकी बहुत सराहना करता है। निरंजन दूसरे शहर एक फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए जा ही रहा था, पर यहाँ इस शहर में उसे अपना परिवार फिर से वापस मिल गया। रिया और प्रिया को अपने पिता मिल गए, जानकी को अपना बेटा मिल गया। अब उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। रिया प्रिया बहुत खुश थी। उन्हें उनके पिता का साथ मिल गया था। निरंजन के आ जाने के बाद रिया और प्रिया दोनों बहनों की जिंदगी में नई खुशियां आ गईं। जानकी भी अपनी पोतियों के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान देखकर बहुत खुश थी और ऐसे ही धीरे धीरे उनकी जिंदगी खुशियों के साथ आगे बढ़ने लगी।